अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट भी दीजिए। आज का मौजू भी हमारा वही मईशत की बदहाली है और ये बदहाली रुकी नहीं है और इसके असरात हर शोबा ज़िंदगी पर पड़ रहे हैं। और ये कैसे पड़ रहे हैं और किस तरीके से और ज़्यादा मुआशी और माशरती बुराइयों को जन्म दे रहे हैं, ये जानने के लिए हमने अभी बात की है राय रियाज अहमद ज़िया साहब से, जो एक वसी तजर्बा रखते हैं गवर्नमेंट के अंदर मुलाजमत का भी, और साथ ही साथ जो हमारी देही कल्चर है, देही रवायात हैं, उनसे भी पूरी तरह आगाह हैं। वो बताते हैं कैसे कि किस तरीके से ये मईशत हमारी जो सोशल फाइबर है उसको नुकसान पहुंचा रही है। तो आइए उनसे बात करते हैं, बल्कि आप डायरेक्टली उनसे जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। अच्छा बताइए कि ये जो मईशत है इस वक्त ये किस डायमेंशन में जा रही है और इसके क्या असरात होंगे? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में 70 साल हो गए किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये नहीं रही कि मईशत को अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया है। हमारे मुल्क की मईशत जो है वो टोटली कर्ज़ों पर है। शुरू से ही हम इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनके क्लच में हैं और उन्होंने हमें इस काबिल नहीं छोड़ा कि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें। सबसे बड़ी वजह ये है, हमारी एग्रीकल्चर की एक प्रोडक्ट है जो हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरा व्यू ये है कि मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे ये कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो खुराक का सारा बर्डन है वो पाकिस्तान की ज़राअत बर्दाश्त कर रही है और वो कर रही है, अनरिकॉर्डेड है, उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। आपकी गंदम वहाँ स्मगल हो रही है, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते थे वो स्मगल हो रही है। आपका घी स्मगल हो रहा है, आपका ऑयल स्मगल हो रहा है, आपकी चीनी स्मगल हो रही है। पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान की फूड आइटम्स पे गुजारा कर रहा है। किसी जगह पे रिकॉर्डेड नहीं है और किसी गवर्नमेंट ने आज तक ये कोशिश नहीं की है कि इसको रोका जाए। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर इस बॉर्डर को बंद करके एक्सपोर्ट करें, राइटफुली एक्सपोर्ट करें तो आपका फ़ायदा होगा, आपको टैक्सेस मिलेंगे। अगर स्मगलिंग करेंगे तो आपका यही हाल रहेगा, आप गंदम अपनी उधर भेजेंगे और आप इंपोर्ट करके आवाम को देंगे जिसकी कीमत बहुत भारी है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप घी बाहर से मंगवाएंगे, ऑयल बाहर से मंगवाएंगे, लेकिन वो सारा अफगानिस्तान जा रहा है। मैं ये बात अपने तजर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूँ। चूँकि मैं एक छोटी सी बात आपको, एक एग्रीकल्चर को मैं जानता हूँ, करता हूँ कि हमारे मुल्क की 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है। 70 नहीं तो 60 तो है ज़रूर है। और हमारी जो गंदम की पैदावार है उसका 70% शहरों में आता है, आड़ती के पास आता है, वो देहातों से निकल के शहरों में आ जाता है। 70% हमारी गंदम शहरों में आ जाती है, वहाँ पॉपुलेशन 30% है। 30%, 40 कर लें, 30 कर लें, जो 70% आबादी के लिए पूरे साल की गंदम हर घर में मौजूद होती है। गांव के किसी आदमी, गरीब या अमीर हो, उसके घर में पूरे साल की गंदम मौजूद होती है, कभी उसको शॉर्टेज नहीं होती। शहर में जो लाहौर है या कराची है, इस्लामाबाद है, वहाँ शॉर्टेज होती है। वो गंदम जाती किधर है, इस पर कभी किसी गवर्नमेंट ने गौर ही नहीं किया। फ़खर इमाम साहब ने खुद कहा था कि 66 लाख टन गंदम किधर गई मुझे कोई नहीं पता। एक मिनिस्टर कह रहा है, फूड का मिनिस्टर कह रहा है, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ इधर बैठा हूँ, मुझे पता है कि वो अफ़गानिस्तान गई है। अच्छा ये बताइए कि ये जो ज़रूरी शोबा इसकी बैठ जाने से या इसके यानी इम्पोर्ट्स बेस्ड हो जाने से तो आम जो बंदा है वो तो पिस के रह गया इसमें। देखिए जी, ज़राअत जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। आपकी इंडस्ट्री तो बिल्कुल ठप है। आप इस वक्त जो सर्वाइव कर रहे हैं सिर्फ ज़राअत पे कर रहे हैं। ज़राअत आप गवर्नमेंट कुछ भी ना दे इंसेंटिव, तो उन लोगों ने ज़राअत तो करनी है। मतलब ये शोबा ऐसा है जो गवर्नमेंट पर बेस ही नहीं कर रहा और ना गवर्नमेंट उनको कुछ दे रही है।
उन्होंने करना है, जिसने ज़राअत करनी है उसने ज़राअत ही करनी है। वो भूखा रहे, नंगा रहे, उसने उधर ही रहना है, उसने ज़मीन छोड़ के शहर में नहीं आ जाना। तो वही आपकी बेस है, उसी से फ़ायदा है। गवर्नमेंट उस तरफ तवज्जो नहीं देती है। मैं कल ही खबरों में सुन रहा था कि ये कोरोना में 150 अरब रुपया रखा है ज़राअत के लिए और एक टेडी पैसा रिलीज नहीं हुआ। खबरों में आ गया 150 अरब रुपया ज़राअत के लिए रखा है, एक टेडी पैसा रिलीज नहीं हुआ। ये कल ही मैं खबरों में सुन रहा था। उल्टा डीएपी और ये सारी चीजें, डीएपी इस वक्त 10,000 की मिल रही है, करीब बिल्कुल ऐसा 10,000 की मिल रही है। जब उसके ये होगा कि आपकी प्रोडक्शन कम हो जाए, डीएपी नहीं होगी तो ज़राअत में वो चीज़ जो गंदम की पैदावार है उस नेक पे नहीं जाएगी। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देते, लेकिन ये होगा नहीं, वो चाहती नहीं है। वहाँ लोगों के इस पूरी कैबिनेट में जितने मिनिस्टर हैं उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। इंटरनेशनल जो उनके जो होते हैं ना, जिन्होंने उनको बनाया हुआ है, रखा हुआ है कि आप लोगों ने ये काम करना है कि पाकिस्तान को IMF के चुंगल से आज़ाद नहीं होने देना और ज़राअत को कभी खुद इन्हिसार नहीं होने देना, खुद इन्हिसार नहीं होने देना। जिस दिन ज़राअत खुद इन्हिसार हो गई, ज़राअत में लोगों को इंसेंटिव मिलेगा, उस दिन ये तरक्की करेगा मुल्क। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि अब कोई इंडस्ट्री लगा के हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं होने। अब हम इस काबिल ही नहीं रहे कि हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, फीजिबल ही नहीं रही, फिजिबल ही नहीं रही है। आप ज़राअत के अलावा आपके पास कोई और चीज़ है ही नहीं है। ये आप कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं है। आज मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियाँ आपकी इंपोर्ट हो रही है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है? कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा सेक्टर तो आपका ये उसका गाड़ियों वाला, ऑटोमोबाइल्स का है, लेकिन उसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा। गाड़ियाँ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लग्जरी आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन IMF और वर्ल्ड बैंक उनका काम ही है कि इनको इस तरह रखना है कि ये बाहर ना जा सके, हमारे क्लच से बाहर ना जा सके। तो ये आए थे, ये जो गवर्नमेंट आई थी, इनका दावा था कि हम इनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए कि जो जिनको लाया गया है, जिनको मिनिस्टर बनाया गया है, वो IMF की मर्जी से बनते हैं। जो गवर्नर बना है वो IMF की मर्जी से बना है। गवर्नर स्टेट, जो मिनिस्टर स्टेट आपका फाइनेंस का मिनिस्टर होता है वो IMF का बंदा होता है। हमारे तो वो बंदे ही नहीं है। हमारा मुल्क इस वक्त IMF के पास ठेके पे है। वो जिस तरह चाहेंगे, वो चाहेंगे हम आधी रोटी खाएं तो हम आधी खाएंगे, वो खाएंगे, और पूरी तो उन्होंने हमें देनी नहीं है ना। अच्छा, आपका यानी अकाउंट्स के शोबे से ताल्लुक रहा है, तो क्या वाकई पॉलिटिशियन सारा कुछ खा जाता है या ये कि मैं इसको नहीं मानता। मैं तो सच्ची बात है, मुझसे अगर कोई पूछे तो सियासतदानों से बड़ा मजलूम तबका है ही कोई नहीं। मुझसे अगर पूछे तो मैंने बहुत सारे सियासतदानों को करीब से देखा है, वो एक आना नहीं लेते। लेते भी होंगे, बहुत सारे लोग लेते भी होंगे, लेकिन एक सर्विस जो वो देते हैं अवाम को, वो ना तो ब्यूरोक्रेट दे सकता है, ना वो कोई फौजी दे सकता है। आप किसी ब्यूरोक्रेट के गेट पे चले जाएं, वो आपको अंदर नहीं आने देगा। एक सियासतदान है, सारा दिन वो आपकी बातें सुनता है, पब्लिक की बातें सुनता है, रात तक सुनता है, इजाज़त लेके जाके बिस्तर पे सोता है कि जी मैं सो जाऊँ अभी 2-4 घंटे के लिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा, अब जो ये इकोनॉमिक रिसेशन का दौर चल रहा है, एक बात और करूँ जी प्लीज। ये जो सियासतदान है ना, अगर मतलब मेरे जैसा कमज़ोर बंदा तो सियासत कर ही नहीं सकता। ये लोग जो सियासत कर रहे हैं, ये जहाद कर रहे हैं। सही, बड़ा मुश्किल है सियासत करना, क्योंकि सियासत तो होती है मेरिट पे। मेरिट इस मुल्क में है नहीं। जो मेंबर पार्लियामेंट बनना है वो किसी की मर्जी से बनना है। सही है। जो मिनिस्टर बनना है वो किसी की मर्जी से बनना है। जो गवर्नमेंट बननी है वो किसी की मर्जी की बननी है। अवाम के वोटों से आज तक एक गवर्नमेंट भी नहीं बनी है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लोग आते हैं, वही हुकूमत चलाते हैं, वही फिर जिनको जो एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पसंद होता वो उनको साइड पे करते हैं, दूसरा बंदा ले आते हैं। जब तक वोट का सही तकद्दस बहाल नहीं होता, एस्टेब्लिशमेंट अपने ज़हन से ये बात निकाल दे कि इस मुल्क को हम चला रहे हैं,
तब ये मुल्क ठीक होगा, वरना नहीं होगा। और सियासतदान ही वह ढाल है मुल्क को चलाने का जिनकी एक्सपर्टी होती है और जिनकी ड्यूटी होती है। किसी डीसी की जरूरत और किसी जनरल की ये ड्यूटी नहीं है कि मुल्क ठीक करो। उनकी अपनी ड्यूटी है, अपने अपने सेक्टर में काम करें। और सियासतदानों को कि ये मुल्क आपका है, वो भले बलोचिस्तान का सियासतदान है, वो सिंध का सियासतदान है, आप उसको मलाइन ना करें, उसको खुली छुट्टी दें, वो बेड़ा गर्क करें, करने दें। आपको क्या है, आप अपनी ड्यूटी करें। सही है। एक एस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में ये बैठ गया है कि इस मुल्क को हमने संभाल के रखा हुआ है, अगर हम ना हुए तो ये मुल्क नहीं रहेगा। मैं दावे से कहता हूँ जिस दिन सियासतदानों को आज़ाद कर दिया गया कि ये मुल्क है, बांग्लादेश चल रहा है ना, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल। जब तक वो हमारे साथ थे हमने कहा था कि नहीं ये तो हमारी, हम ही इनको चला रहे। जिस दिन वो अलग हो गए वो ठीक हो गए। हमें भी आज़ाद होना पड़ेगा और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को मेहरबानी करनी पड़ेगी कि यार सियासतदानों ये लो अपना मुल्क, इनको चलाओ, हम बैठे हैं आपकी ड्यूटी देते हैं। जो जो हमारे रिस्पेक्टेड आइन के अंदर आइन के अंदर हमारे हदूद हैं, हम उन पर रहते हैं। इनके बगैर इस्टेब्लिशमेंट के हुकूमतें भी नहीं चलती हैं। हुकूमतों को इस्टेब्लिशमेंट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन काम अपना अपना करें। पार्लियामेंट इस वक्त मेरा ख्याल है ताला लगा है, कोई काम नहीं हो रहा। 33 बिल एक दिन में पास होते हैं, 33 मिनट में होते हैं और बगैर लंबी चौड़ी बहस, नो डिबेट जी। और उनमें से वो भी होते हैं जिन्होंने पूरा यानी अगला लाएअमल चेंज कर दिया। वो मतलब अपनी मर्जी के कानून ला रहे हैं ना, अवाम की मर्जी तो नहीं। अवाम का कोई मुतालबा नहीं है कि जी ये भी इलेक्ट्रॉनिक मोड ना, अवाम का नहीं है। अवाम तो ये कहते हैं कि हमने ठप्पा लगाया, जिस पे लगाया है, जिसको वोट दिया है उसको हुकूमत दे दो, वो नहीं देता। ये जो अभी हालात हैं इस वक्त चल रहे हैं, जो मुआशी गर्दाब में फंसे हुए हैं हम, इससे तो कई बुराइयों ने जन्म ले लिया है। यानी जिस तरह अभी तज़किरा कर रहे थे कि नए क्राइम्स आ गए हैं, यानी साइबर क्राइम्स आ गए हैं, लूट लो, मतलब पुराने डकैत तो ख़त्म हो गए ना। जो भैंस चोरी वाली था वो भी ख़त्म हो गया। कभी किसी की भैंस कम में चोरी होती है, क्योंकि जो भैंस चोरी करता था उसकी औलाद ने वो दूसरा साइबर वाला क्राइम शुरू कर दिया। वो ATM को जाके लूट लेते हैं, लोगों के कार्ड जो हैं वो ले लेते हैं, हैक कर लेते हैं, उससे वो करोड़ों रुपये कमाते हैं। यानी ये अभी जो पिंडी भटिया में कल वाक़या हुआ है, भटिया में मेरे भाई के साथ हुआ है। मतलब हमारे पास वीडियो आई है, उस CCTV कैमरे से 2 बंदे साथ हो गए, ऐसा एडवर्टाइज किया है कि लो जी अंकल जी हम आपका ATM चलाते हैं, ये जो लो जी आप चलाएं। और उधर अपना कार्ड उन्होंने उनके अंदर डाल दिया और उनका कार्ड साथ ले गए और बाहर निकल गए। और भाई साहब जो हैं वो देख रहे हैं कि मेरे पैसे निकले, ना पैसे निकले हैं और ना कार्ड निकला। जब वो बैंक वालों के पास 10 मिनट लग गए, 10 मिनट में दूसरी ब्रांच से जाकर उन्होंने अपने कैश निकाल लिया 50,000। निकल 58 लाख का भी 58 लाख का हमारे शहर पिंडी भटिया में हुआ। तो साइबर क्राइम मतलब हम अपनी जो पुलिसिंग है उसको उस तरह ट्रेनिंग नहीं कर रहे। हमारा वही डायरेक्ट हवालदार है, बिल्कुल सही बात है, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। हाँ जी। कि जो नए तकाजे हैं, जराइम के तकाजे हैं, जराइम बढ़ रहे हैं, यानी जो इंटरनेट बेस्ड क्राइम्स है वो थाने की डोमेन में नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं है। नहीं ट्रेनिंग ही नहीं है। वो FI में बंदे कितने हैं और इस काम के लिए है ही कोई नहीं। इस्लामाबाद में जाके देखिए उसमें कितने बंदे, उनसे पूछे। वो पूरे पाकिस्तान को 22 करोड़ आवाम को कवर कर सकते? नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा, वो एक्सपर्टी नहीं है। तो ये बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि अब ATM जो है वो तोड़ के ले जा रहे हैं पैसे। हाँ तोड़ के, बिल्कुल सही बात। यानी ये इस दौर है, इस दौर की जो मुआशी मसाइल है उनका नतीजा ये निकल रहा है। वो ये निकल रहा है। लोग देखे बच्चे पढ़ गए, तालीम हासिल कर रहे, जॉब को नहीं। यही बात किस्म की है। जिस मुल्क में बच्चों के मुस्तकबिल के मुताबिक तालीम नहीं है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। समझिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन से जितने बच्चे BA MA करके निकल रहे हैं, BA MA से क्या होता है? कोई स्किल नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी उस नॉलेज की एप्लीकेशन ही कोई नहीं है। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं। तो इसलिए
तो आपको क्या लगता है कि कोई उम्मीद की किरण है या किस तरफ हो सकता है, या एक ही किरण, जनरेशन को नहीं? एक ही किरण है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। अब कल भी हमारे एक मिनिस्टर साहब कह रहे थे, वो फवाद चौधरी साहब तालिब इल्म को खिताब कर रहे थे कि मुल्क आपने ठीक करना है। तो मैं हंस रहा था, भाई जिन्होंने ठीक करना है उन पर पाबंदी लगाई हुई है कि किसी कॉलेज में यूनियन ना हो, तो वो कैसे सही करें? उनकी उनकी तरबियत कैसी तरबियत होगी? सियासी तरबियत आपने उनकी ज़बान बंद की हुई है कि कोई स्टूडेंट बोल नहीं सकता, कोई यूनियन बाजी नहीं होगी। ये ज़ियाउल हक ने बंद किया था। इतने साल हो गए यार, बस करो, खुदा का वास्ता है। उन बच्चों को ट्रेनिंग तो करने दो। ये जो लोग पढ़े हैं उस वक्त जो यूनियन बाजी होती थी या कॉलेजों में यूनियन होती थी, स्टूडेंट यूनियंस होती थी, उनके आज भी ये जवेद हाशमी है, लियाकत बलूच है, ये लोग ये वो कॉलेजों के पढ़े हुए हैं, इन्होंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की हुई है। आज मुझे बताएं ये सारे कौन सा बच्चा है जिसको पॉलिटिक्स का पता है? नहीं पता है। उसको ये पता है कि बंदूक ले लो, किसी सियासी पार्टी में जाओ बंदूक हाथ में रखो, किसी मजहबी पार्टी में जाओ बंदूक हाथ में रखो, क्योंकि उसको बोलने का पता ही नहीं है, उसकी ज़बान ही गोली है। आप इनको, फवाद चौधरी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कल जो आपने फरमाया है, आपने अच्छा फरमाया है, ठीक फरमाया है। अब उनको, इमरान खान को कहो कि उनको इजाज़त दो यार, ये कल को बागडोर तो इनके पास होनी है। यही एक हाल है और कोई हाल नहीं। अच्छा, तो आप एक तो ये कि ये नई जनरेशन के लिए ताले लगे हुए हैं, अभी ताले लगे हुए हैं, उनकी सोच पे ताले लगे हुए हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो आप हर रोज देखते हैं कहीं ना कहीं 2-4 लड़के मार के एक दूसरे को मार के चले जाते हैं। मर्डर होते हैं बकायदा, छोटी छोटी बातों में मर्डर हो रहे हैं। वही लड़के वारदातें कर रहे हैं, सरे शाम दिन को करते हैं, बाजार में यहाँ हर दुकान को 4-4 दफ़ा लूट चुके हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आते हैं, पिस्तौल उनके पास होते हैं, कहते हैं कि लो जी। आपका शुक्रिया, आपने इस हवाले से आगे बात की। थैंक यू। तो जिस तरह से राय रियाज साहब बात कर रहे थे कि नई जनरेशन को इस तरफ लाना होगा, काम की तरफ लाना होगा, और अगर हुकूमत सिर्फ ये बातें करती रहेगी कि हम लाएंगे और अमल नहीं होगा, तो फिर वैसे यही नतीजा होगा कि कोई ATM महफूज नहीं होगा, कोई दुकान महफूज नहीं होगी। और जिस तरह से ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग तंग आमद बजंग आमद की तरफ होंगे कि यानी कुछ भी कर लें, क्राइम कर लें, फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले कि ये सूरत हाल बन जाए, इमरान खान को अपने वादे पूरे करने चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ये अवाम के सामने एतराफ़ तो करें कि ये वादे वफा नहीं हो सकते हैं, तो फिर ही बात बनेगी। अदरवाइज़ तो ये यही लगता है कि मायूसी बढ़ती चली जा रही है। वस्सलाम।